गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 जिसमें आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें पार्ट 1 आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। प्राचीन काल से भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। प्राचीन काल से ही क्या है, भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व में एक अलग स्थान रखता है। उसकी एक अपनी अलग पहचान है। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है और उसकी आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के यानी कि दुनिया के अनेक देशों के लोग भारत में आकर रहते हैं और व्यापार करते हैं। भारत के गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया और गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि की यूरोप के देशों में बहुत अधिक मांग रहती है। भारत के जो मसाले हैं और जो कपड़े हैं उनकी मांग यूरोप के देशों में अधिक मात्रा में रहती है। भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से होता है। भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता है वो दो तरह से होता है, स्थल मार्ग और जल मार्ग से होता है। और इस मार्ग का केंद्र तुर्कस्तान है, जिसमें स्थित इस्तंबुल था। ईस्वी सन 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने इस्तंबुल जीत लिया। ईस्वी सन 1453 में क्या हुआ, जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने इस्तंबुल को जीत लिया। इससे यूरोप वासियों के लिए इस्तंबुल होकर भारत आने वाला जल मार्ग बंद हो गया, जिसके कारण से क्या हो गया, जो यूरोप के लोग उस रास्ते से भारत आते थे वह रास्ता उनके लिए बंद हो गया। यूरोप वासियों का काम गरम मसाले के बिना चलने वाला नहीं था। उनका काम भारत में जो गरम मसाले का उत्पादन होता था उसके बिना उनका काम चलने वाला नहीं था। अतः नए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए उनको क्या हो गया, नए जल मार्ग की खोजने की आवश्यकता पड़ गई, जिससे विश्व के भौगोलिक खोजों के युग का प्रारंभ हो गया। और इसी माध्यम से दुनिया के भौगोलिक खोजों के युग का प्रारंभ हो गया। भारत आने के जल मार्ग की खोज। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से शासकों ने नए जल मार्ग की खोज का प्रयास शुरू किया। जो पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और उनकी आर्थिक सहायता से नए जल मार्ग की खोज का प्रयास शुरू किया गया। भारत आने के लिए नए जल मार्ग की खोज के लिए अनेक शासकों ने प्रयास किए। भारत आने के लिए नए जल मार्ग की खोज के लिए अनेक शासकों ने प्रयास किए।
जिसमें बार्थोलोम्यू डायस ने केप ऑफ गुड होप अंतःद्वीप की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग खोजने की साहस यात्रा आरंभ की। जो कोलंबस था उसने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता की मदद से नए जलमार्ग खोजने की अपनी साहस भरी यात्रा प्रारंभ की, जो 1492 में अंटार्कटिक सागर में स्थित वर्तमान वेस्टइंडीज टापू पर आकर रुकी। उनकी जो यात्रा थी वो सन 1492 में अटलांटिक सागर से स्थित जो वर्तमान में वेस्टइंडीज नाम से जाना जाता है उस टापू पर आकर रुकी। भारत आने के जलमार्ग की खोज का विश्वास रखने वाले कोलंबस ने वास्तविक रूप से नए जलमार्ग की खोज की थी। इस बात की स्पष्टता अमेरिको वेस्पुची ने की थी। उसके पश्चात यह नया प्रदेश अमेरिका के रूप में पहचाना गया। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने ईस्वी सन 1498 में भारत आने के जलमार्ग की खोज की थी। जो पुर्तगाली का नाविक था जिसका नाम वास्को द गामा, उसने सन 1498 में भारत में आने के लिए जलमार्ग की स्थापना या फिर खोज की थी। भारतीय खलासी की सहायता से वह भारत के पश्चिमी किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। जो भारतीय खलासी की सहायता से वह प्रथम बार भारत के पश्चिमी किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, वहां के राजा सामुद्रिक जमोरिन ने उनका स्वागत किया और व्यापार करने की छूट दे दी। इस तरह विश्व में यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण ही यूरोप वासियों के लिए भारत आने का द्वार खुल गया था। भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन और व्यापारी केंद्रों की स्थापना। भारत आने के जलमार्ग की खोज होने के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम फिरंगी आए। जब भारत में जलमार्ग की खोज हो गई उसके बाद भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए फिरंगी आए थे। 100 वर्ष के समय में फिरंगी ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का आदि प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। 100 वर्ष के बाद ही जो सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने के लिए आए थे उन्होंने दीव, दमन, गोवा आदि को अपने अधिकार में ले लिया। वहाँ पे उनका अधिकार हो गया। पुर्तगालियों को व्यापार में मिली सफलता से प्रेरित होकर हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने आए। पुर्तगालियों के व्यापार में मिली सफलता से प्रेरित होकर अन्य देशों के लोग भी जैसे कि हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आए। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी।
जो इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत में व्यापार करने के लिए उन्होंने एक कंपनी की स्थापना सन 1600 में की थी, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की स्वीकृति दिए जाने पर 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज कप्तान विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया, परंतु उन्होंने पुर्तगालियों के वर्चस्व और विरोध के कारण व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल सकी। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिलने पर सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी अथवा व्यापारिक केंद्र ईस्वी सन 1613 में स्थापित की गई। प्राथमिक वर्षों में कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उन्होंने अपने प्राथमिक वर्षों में सूरत, भरूच, अहमदाबाद में अपने केंद्र स्थापित कर दिए, परंतु इन प्रदेशों में मराठी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने से कंपनी को खतरा दिखाई दिया। उस समय क्या था, वहाँ पर मराठी सत्ता का प्रभुत्व था, जिससे कंपनी को अपने लिए खतरा दिखाई देने लगा। इसलिए वे दक्षिण और पूर्व दिशा में आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने वह जगह छोड़ के दक्षिण और पूर्व की दिशा में आगे बढ़ने लगे, जहां उन्होंने मछलीपट्टनम अर्थात आंध्र प्रदेश, चेन्नई और कोलकाता में कोठियाँ स्थापित की। मुंबई में मुख्य केंद्र स्थापित कर दिया। 1668 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। 1668 में एक नए व्यापार के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। उसने समय बीतने पर माहे, कराईकल, पौंडुचेरी, चंद्रनगर, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर दी गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें अपने प्रदेशों में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर दिए। 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिवेश प्राप्त करने में सक्रिय थे। जैसे जैसे 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने में सक्रिय हो गए, भारत में 1746 से 1763 के दौरान इन दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए। अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उनके बीच युद्ध हुए, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस तरह सत्ता संघर्ष के अंत में पुर्तगालियों के पास दीव, दमन, गोवा रहे, जबकि फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पौंडुचेरी जैसे प्रदेश रहे, जबकि डच सदा के लिए विदा हो गए।